तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान में मौजूद सभी अनुसूचियों के बारे में। ये अनुसूचियां संविधान का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिसके बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को और अनुसूचियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि एक अनुसूची होती क्या है या फिर ये अनुसूचियाँ होती क्या है। देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज की सूची बन रही है, यानी कि कोई चीज क्रमबद्ध है। देखो, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर अनुच्छेद हैं जो कि किसी ना किसी विषय के बारे में लिखे गए हैं। तो ऐसा है कि बहुत से विषय होते हैं जिनके उपविषय होते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए बहुत से कार्य होते हैं। तो उन उपविषयों की और विषयों की और कार्यों की जो सूची होती है उन्हें भी संविधान में डाला गया था। तो उन सूचियों को ही हम अनुसूची कहते हैं। अब जब संविधान बना था तो मूल रूप से उसमें 8 अनुसूचियां थी, मतलब 8 ऐसे विषय थे जिनसे जुड़े हुए कार्य भी संविधान में लिखे गए थे। तो आज हम समझने वाले हैं उन 8 अनुसूचियों को और साथ में उन अनुसूचियों को जो बाद में संशोधन से जुड़ी थी, मतलब संविधान में जो संशोधन हुए थे उनकी मदद से जो अनुसूचियां जुड़ी थी उनकी बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम पहली अनुसूची के साथ। पहली जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, वो बात करती है भारत के राज्य और केंद्रीय प्रशासित प्रदेश। अब हमें पता है कि भारत के राज्य कितने हैं आज की तारीख में, 28 राज्य हैं, और केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है। जम्मू एंड कश्मीर को मिला के 8 हो गई है। तो प्रथम अनुसूची तो आसान है, आसानी से याद हो जाएगी। बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की। वो बात करती है कि भारत राज्य व्यवस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन यानी उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशनों की बात करती है। यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं जो कि राष्ट्र को चला रहे हैं, मतलब जो भी पद पे बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन क्या होगी, उनकी वेतन क्या होगी, उनकी भत्ते क्या होंगे। अब कौन से ये पदाधिकारी होंगे, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर राष्ट्रपति का नाम है, उसके बाद राज्यपाल हैं सभी राज्यों के, उसके बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के, फिर राज्यसभा के हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे हैं। तो याद कैसे करेंगे कि पहली अनुसूची में भारत है, भारत के राज्य है, केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। दूसरी में उनमें जो काम कर रहे हैं पदाधिकारी उनका वेतन है या फिर उनकी सैलरी है। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। ये भी बहुत आसान है। वो क्या कहती है कि ये जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी उम्मीदवार काम करेंगे, उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। मतलब ये है कि जितने भी उम्मीदवार या पदाधिकारी हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, संघ के मंत्री या फिर अभ्यर्थी जो भी है, इन सब की जो शपथ है उसकी बात करती है तीसरी अनुसूची। यानी कि पहले के अंदर क्या था कि राज्य थे, दूसरे में क्या है कि पदाधिकारियों का वेतन है, इसके बाद इनकी शपथ है। पहले सैलरी, बाद में शपथ। तो 3 अनुसूचियां सिंपल से याद हो जाती है। चौथी वाली जो है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। वो ये कहती है कि राज्यसभा के अंदर सीटों को एलोकेट करना है। देखो, राज्यसभा में राज्य से भी चुन के सदस्य आते हैं और केंद्रीय शासित प्रदेशों यानी कि यूनियन टेरिटरी से भी लोग आते हैं। तो उनके लिए क्या सीट होनी चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए, उनको एलोकेट करना इस सूची के अंदर बताया गया है। तो सिंपली ये जो 4 जो अनुसूचियां हैं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। एक सिंपल एनालॉजी देख लीजिए कि जैसे पहली अनुसूची कहती है कि आपके पास कोई कंपनी है जिसको हम भारत देश कह सकते हैं, इसके अंदर बहुत से राज्य हैं, कमरे हैं और केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। इसके अंदर जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं वो दूसरी सूची के अंदर अपनी जो वेतन, जो सैलरी है उसकी बात करेंगे। और तीसरे के अंदर क्या होगा कि उनको शपथ दिलवाई जाएगी कि भाई ये आपका काम है और आपको ईमानदारी से करना है। और चौथी अनुसूची ये कहती है कि मेन ऑफिस यानी कि राज्यसभा जो है उसके अंदर इन सब के लिए जो सीटें हैं उनको अलोकेट करना है। तो ये 4 अनुसूचियां हो जाती है जो सबसे सिंपल है याद करने में। आई होप आपको याद हो गई होंगी। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। देखिए, 5वीं अनुसूची कहती है कि पूरे भारत में जहां जहां अनुसूचित जाति व जनजाति है उनका प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध, यानी कि उनके प्रशासन की व्यवस्था करनी है और उनके नियंत्रण की व्यवस्था करनी है। मतलब कुल मिला के उनका मैनेजमेंट देखना है पूरे भारत में, वो कहीं पे भी हो। लेकिन इसके बाद जो 6वीं अनुसूची आती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई है। वो ये कहती है कि 4 स्पेशल राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में रहने वाली जनजाति है, मतलब वहां पे क्या है, अनुसूचित जाति थी, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है। मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन की व्यवस्था करनी है। 5वें में क्या था कि पूरे भारत में कहीं भी अनुसूचित जाति या जनजाति रहती है उनके प्रशासन की व्यवस्था करो। और 6ठी क्या कहती है कि स्पेशली 4 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? याद कर लो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 6 अनुसूची याद हो गई। पहले अनुसूची से चौथी अनुसूची तक कंपनी वाला एग्जाम्पल, मतलब कंपनी वाला उदाहरण याद रखना।
और इस दूसरे वाले के अंदर मतलब ये जो दो दे रखे हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची, यहाँ पे जातीय जनजातीय और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद रखना। तो इस तरह आपकी 6 अनुसूचियां हो जाती हैं। इसके बाद आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के बारे में बात करती है जो देश के लेवल पे होती है। एक होती है संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। संघ सूची वो होती है जिसके विषय में संघ कानून बनाता है, केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची वो होती है जिसके विषय में राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची वो होती है जिसके विषय में केंद्र और राज्य मिलके कानून बनाते हैं, या यूँ कह लो कि केंद्र और राज्य में अगर तकरार हो जाए तो केंद्र को जो प्राथमिकता मिलती है वो बनाता है इसके लिए कानून। अब इन सूचियों में होता क्या है, देखो इन सूचियों में कई सारे विषय होते हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम आदमी से जुड़े हुए होते हैं। कैसे विषय? शांति, रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, युद्ध इत्यादि इत्यादि। मतलब इन सभी मुद्दों से एक आम आदमी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित तो होता ही है। तो इन सभी मुद्दों पे कानून बनाने का हक या तो केंद्र को होता है या राज्य को होता है। अब इन विषयों के अंदर क्या है कि तकरार भी हो जाती है, तो उसके लिए समवर्ती सूची दी हुई है। अच्छा, वर्तमान की अगर हम बात करें तो संघ सूची के अंदर पहले तो 97 ऐसे विषय थे, लेकिन अब बढ़कर 100 हो गए हैं। इसको याद रखना, 97 से 100 हो गए हैं। राज्य सूची जो है, पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे, 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब इसमें घट के 61 रह गए हैं। और समवर्ती सूची के अंदर पहले 47 हुआ करते थे, अब बढ़कर 52 हो चुके हैं। तो 7वीं अनुसूची 3 सूचियों के बारे में बताती है। 7 सूची, इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, जो कि बहुत सिंपल है याद रखने के अंदर। इसमें बताया गया है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में देखा जाए तो जमीनी स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, कोई कमी नहीं है भाषाओं की। लेकिन सरकार ने कौन सी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, ये बात भी जानना जरूरी है। जब शुरुआत हुई थी इसकी तो 14 ऐसी भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते 22 हो गई है भाषाएं। मतलब 22 ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें भारत में मान्यताएं प्राप्त है। अब इनमें से कई ऐसी लैंग्वेजेस हैं या फिर भाषाएं हैं जिन्हें संविधान संशोधन के थ्रू मान्यता दी गई है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था। मौलिक अधिकार में मैंने कहा था 5वां जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है, उनकी संस्कृति के लिए है, उनकी भाषा के लिए है। तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि इनकी जो भाषा संस्कृति है उनको सेव किया जाए। इनके लिए क्या किया जाए? शैक्षणिक संस्थान बनाए जाएं जिसकी वजह से इनकी भाषा जो है वो प्रिजर्व रहे, वो सही रहे, सलामत रहे। तो इस तरीके से इन भाषाओं को मान्यताएं प्रदान की गई। तो देखो, ये वो 8 अनुसूचियां थी जिसे मूल रूप से संविधान में रखा गया। अब देखो, अगर आप इसके कार्य और उपविषयों को पढ़ने जाओगे तो काफी कुछ याद करने के लिए है और इनमें से घूम घूम के प्रश्न भी आता है। ठीक है, तो मैंने आपको इजी से इजी भाषा में समझाने की कोशिश की है कि अनुसूचियों के अंदर है क्या। अब बात करते हैं उन अनुसूचियों की जो संविधान संशोधन के थ्रू आई थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि हमारे देश में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो वर्ष 1951 में हुआ था, और पहले ही संविधान संशोधन में 9वीं सूची को जोड़ दिया गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। देखो, इसको इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। 9वीं अनुसूची आई थी, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष कौन सा था? 1951। किस बारे में थी? लैंड रिफॉर्म्स या फिर भूमि सुधार। देखो, अगर आपको याद हो, मौलिक अधिकारों में एक अधिकार पहले दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, जिसे उठा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। देखो, अगर आप बात करेंगे भू सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स की, तो ये हमारे देश में बहुत ज़रूरी था। बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने मूल अधिकार का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारी ज़मीन को कब्जा लिया था। इस अनुसूची को लाने में सबसे पहले जो हाथ था जवाहरलाल नेहरू जी का था। उन्होंने ये कहा था कि लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसका गलत फ़ायदा जो है सरकारों ने भी उठाया। इसीलिए 2007 में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है, उन्होंने एक निर्णय दिया था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मतलब इसको आप चैलेंज कर सकते हो आकर के कोर्ट में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये अनुसूची भूमि सुधार के लिए आई थी। ठीक है, तो ये 9वीं अनुसूची हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर विषयों की संख्या कितनी है? 282। अब 282 विषय हो गए थे इसके अंदर, इसीलिए इसको अनुसूची के रूप में डालना जरूरी हो गया था। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। देखिए, 10वीं अनुसूची एक बहुत बड़ी समस्या के तहत आई थी। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। इसको याद रखना है, संविधान संशोधन कौन सा है? 52वां।
वर्ष कौन सा है? 1985। हो ये रहा था कि इस संविधान संशोधन से पहले जो दल थे उसके अंदर काफी सारे ऐसे सदस्य थे जो बार बार दल बदलते थे और इस वजह से जो दल जीतता था उसके पास बहुमत नहीं होता था। तो आप ये कह सकते हो कि एक दल परिवर्तन रोधी कानून लाया गया इस संविधान संशोधन की मदद से। तो दल बदलने की समस्या सॉल्व की गई इसकी मदद से। तो ये थी कौन सी? 10वीं अनुसूची। इसके बाद आई थी 11वीं अनुसूची। ये आई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत और इसका साल था 1992। याद रखना, इसको पावर में लाए थे 1993 में पंचायत दिवस के दिन, लेकिन 1992 में ये संविधान संशोधन हुआ था। और ये था किस बारे में? पंचायत की शक्तियों के बारे में। दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने पंचायती राज पे एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब पंचायती राज का गठन हुआ तो उनको 29 कार्य सौंपे गए थे। ये 29 कार्य की लिस्ट थी, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ये सारे जो कार्य हैं ये पंचायत को करने हैं, ये उनकी शक्तियों के निहित आते हैं। तो ये जो सूची है इसको इसके तहत जोड़ा गया था, कार्यों की सूची को। ठीक है, तो ये हो जाती है 11वीं अनुसूची। और 12वीं भी बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है, बस उसके अंदर क्या था कि नगर पालिकाओं की शक्तियां दी गई थी। मतलब ग्राम पंचायत अलग और नगर पालिकाएं अलग। इसका कौन सा संशोधन था? 74वां संशोधन। मतलब ठीक अगला वाला। भाई गांवों के लिए कर रहे हो तो नगरों के लिए भी करो। तो 74वां संविधान संशोधन साल कौन सा था? 1992। किस बारे में था? नगर पालिका की शक्तियां। तो दोस्तों ये वो 4 अनुसूचियां हैं जो स्पेशली संविधान संशोधनों के बाद आई थी। तो इनको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। ऊपर की 4 याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। तो मतलब ऊपर की 4, आखिरी की 4 कितनी हो गई? 8 हो गई। बीच में 5वीं और 6ठी किस बारे में है? जातीय जनजातीय के बारे में है। और 7वीं और 8वीं किस बारे में है? 7वीं है सूचियों के बारे में, संघ, राज्य और समवर्ती। और 8वीं है भाषा के बारे में। तो ऊपर की 4 और नीचे की 4 याद रखना मुश्किल नहीं है। 5वीं और 6ठी याद रखना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको बीच में 7th और 8th को याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको आसान से आसान भाषाओं में अनुसूचियां समझाऊं। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन आ जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।